नाज़रीन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान और जिस अचानक और यकदम इस दौरे को मुलतवी किया गया और सीरीज अधूरी छोड़कर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अब रवाना हो चुकी है यहाँ से। इस सारी सूरत हाल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल भी देखने में आया और पाकिस्तान जिसने सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर हर तरह की यकीन दहानी कराई, उसके बावजूद भी जो वजूहात बयान की गई हैं वो ये कि फाइव आइज़ की जानिब से बताया गया है कि न्यूजीलैंड की जो मीडिया उसने दावा किया कि फाइव आइज़ की जो रिपोर्ट थी उसकी बुनियाद के ऊपर ये पूरा टूर इसको मुलतवी किया गया। यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें भी हैं कि ये वही पाकिस्तान है जिसने अफगानिस्तान के जब इनखला की बात आई, जब वहाँ से गैर ममालिक जो मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर थे, मुख्तलिफ ममालिक के जो डिग्नेटरीज थे, वहाँ से इनखला जब हुआ तो पाकिस्तान काम आया। लेकिन जब यहाँ पे सीरीज खेलने की बात हुई तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर अधूरा दौरा जो है वो छोड़कर यहाँ से चले गए। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर इस पर आज हम बात करेंगे और इसी के साथ साथ जो बात हम करने जाएंगे आज वो है वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा ताजिकिस्तान के हवाले से और जो ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक बरादरी की तालिबान हुकूमत में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का जो इंदिया दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उस पर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, बिजली के बिलों के अंदर एडवांस इनकम टैक्स और आवाम पर जो बोझ है उसके ऊपर भी आज हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हाफिज़ तारिक महमूद साहब। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगी माहिर बिन अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। हम अपने इन मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में करूँगा हाफिज़ तारिक महमूद साहब आपसे। ये यहाँ से जो दौरा मुलतवी हो गया और अधूरा छोड़कर चले गए, साजिश है, बाकी थ्रेट थी, पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, क्या हुआ है सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद भाई। देखें, कल से हम बहुत शोर मचा रहे, मचाना भी चाहिए और बहुत तकलीफ़ में और होना भी चाहिए, क्योंकि हम आके पॉइंट ज़ीरो पे खड़े हो गए। इस अरसे के दौरान जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के अटैक के बाद जो सूरत हाल हुई थी, बड़ी मुश्किल से जाके हमने 2019 में चीज़ों को रिवाइव किया। PSL शुरू हुई, वहाँ पे कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स आने लगे, प्रॉब्लम्स आती रहीं, लेकिन बहरहाल एक ऐसा माहौल बन गया था जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स और टीमें आ रही थी। वो सब चीज़ें जाके ज़ीरो पे खड़ी हो गई। अब इसकी वजूहात क्या हैं? अब कहते हैं जी साजिश थी, तो भाई साजिश थी तो साजिश का हमें पता क्यों नहीं चला? खुफिया दास्तानें पहने हुए लोग थे तो भाई हम क्या कर रहे थे? अगर आप जिस सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जिस सिनेरियो में जिन हालात से गुजर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता हैं और होनी चाहिए। तो अगर कोई चीज़ हुई है तो इसका मतलब है कि आप नाकाम हुए हैं और दूसरे कामयाब हुए हैं। फिर साजिश बाहर की थी या अंदर की थी, सवाल ये पैदा होता है। किसी और को क्या साजिश करने की ज़रूरत है फरीद भाई? अगर आप सिर्फ ये देख लें कि वो जो 2 लेटर्स अब सब मंजर आम पे आ गए हैं, उसका सिर्फ आप सब्जेक्ट पढ़ लें। वो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है कि स्पेशल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, थ्रेट एडवाइजरी रिगार्डिंग टूर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम एंड चेलम ऑफ इमाम हुसैन। ये लेटर है जो पहले लाहौर से निकलता है, फिर यही लेटर जो है वो यहाँ पे जो रावलपिंडी वाले हैं वो निकालते हैं। ये आप न्यूजीलैंड की लोगों को, जो कि जब हमारी टीम कोविड में गई थी तो आपने देखा कि क्या सूरत हाल है, वो जिसको कहते हैं सांप का डसा वो रस्सी से भी डरता है, वो एक डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें इस दौर में वजह क्या है? वजह यह कि हमारा एक माइंडसेट हुआ हुआ है। हर इवेंट आए ना, चेलम, मुहर्रम, ईद, बकरा ईद, एक छापा खाना हमने खोल रखा है कि जी वो दहशतगर्द खतरात का शिकार है, यहाँ हमला हो सकता है, क्योंकि हर आदमी अपनी जान छुड़ाना चाहता है। लेकिन बात ये कि सवालात ये उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान यहाँ पे अफगानिस्तान में विड्रॉल हुआ, उसके बाद यहाँ पे मरकज़ निगाह बना, तमाम गैर वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान का रुख किया। वो PIA जो यूरोप में बैन थी, उसी PIA ने जो है अफगानिस्तान से लोगों को ला के यहाँ रखा और यहाँ से इनखला जब होता है तो पाकिस्तान एक ट्रांजिट के तौर पर काम करता है और यहाँ से सब चले जाते हैं, तब महफूज है। अब गैर महफूज क्यों? पाकिस्तान फिर कंपैरेटिवली अफगानिस्तान के सिनेरियो में आपको उसका कंपैरिजन करना चाहिए ना। यहाँ ये जो कंपैरिजन है ये अफगानिस्तान के तनाजुर में नहीं है, यहाँ कंपैरिजन डिफरेंट है। यहाँ आपने उनको कहा, वो आए, देखें अगर वो कोई साजिश होती, कोई चीज़ होती, वो आते क्यों? वो आए, आप वो टीम पहुँचती है 11 तारीख को, 13 तारीख को आप ये एडवाइजरी जारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए। अब जो आपने 5 आइज़ का जिक्र किया, आज डेली मेल की स्टोरी भी है, वो कहते हैं जी कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, न्यूजीलैंड और UK, इनके 5 ने जो है ना वो बताया। फिर हमें बताया गया कि 1 घंटा पहले जो है ना उन्होंने मना कर दिया कि हम घर, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
एक रात पहले जो हमारी इत्तलात हैं, रमीज़ राजा साहब को रात को सोते में से उठा के बताया गया कि हमारी चीज़ें जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकी और ये अच्छा, तैयार ये एक रात पहले एक बता रात दिया। पहले रमीज़ राजा साहब को सोते में से उठा के बताया गया। ये बिल्कुल गलत बात है कि आपने आधे घंटे पहले कह दिया कि वो टीम ने मना कर दिया और ये सब कुछ कर दिया। हम झूठ बोलते हैं अपने आप से भी, चीज़ों से भी। हमें ये देखना चाहिए कि ये जहाँ फेलियर है, देखें हमारे साथ ज़्यादती हुई है, ठीक। फैंस के साथ ज़्यादती हुई है, क्रिकेट के साथ ज़्यादती हुई है, क्रिकेट टीम के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन हमें अपनी चीज़ें देखनी चाहिए। कौन लोग हैं ये जो एक रिवायती छापा खाने वाले सिक्योरिटी अलर्ट और थ्रेट अलर्ट निकालते हैं, ठीक। इसकी टाइमिंग को नोट करें। आप ये नोट करें कि क्या वाकई ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि बहुत सारे सवाल है जो उठे अब इस दौरान, क्योंकि टीम प्रैक्टिस के लिए गई है, उन्होंने इशू बहुत सारे बनाए कि जी ये कंजस्टेड एरिया के अंदर था, फलानी थी, ये चीज़ें पहले डिस्कस होनी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो काम ख़राब हुआ है, ठीक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी, लेकिन अगर ये सिक्योरिटी अलर्ट वाले लेटर, थ्रेट लेटर चीज़ें ये नहीं होती हमारे अपने से, तो शायद ये सूरत हाल मुख्तलिफ अच्छा, मैं यही सवाल जरा मोहसिन बेग साहब आपकी तरफ ये चीज लेकर आऊंगा। हाफिज तारिक महमूद साहब तो कहते हैं कि जो लेटर लीक हुए, आप भी ये समझते हैं कि अगर ये लेटर लीक ना होते तो ये सीरीज बच जाती? बहुत शुक्रिया फरीद। बेसिकली लेटर तो एक कंपोनेंट है ना जी, और जो जैसे उन्होंने हाफिज तारिक साहब ने फरमाया कि अमूमन ये जितनी भी इंटेलिजेंस अदारे हैं ये एक लेटर इसलिए इशू करते हैं कि कल को कुछ हो जाए तो हमें ना पकड़ा, हमने कह दें कि जी पहले बता दिया था आपको। हाँ जी। तो ये टोटली नॉनसेंस है, इसकी कोई बेस नहीं है जब भी, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। बेसिकली ये तो एक उसका हिस्सा बना ये लेटर, लेकिन उनके न्यूजीलैंड में न्यूज़पेपर ने सुबह ही प्रिंट कर दिया था कि दौरा मनसूख हो गया। तो हमें तो बहुत लेट बताया गया, मीडिया को भी, लोगों को भी। तो यहाँ पे कोशिश उन्होंने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी मुल्क के लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत मुश्किल से इसका रिवाइवल हुआ था। और अब आके ये चीज़ें होना, और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात भी की, उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरीके से यहाँ 4-5 दिन से, क्योंकि मेरा शहर है पिंडी, इस्लामाबाद, पूरा रूट बंद किया हुआ था और बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था कि वो मैच खेलते और कुछ हो जाता। वो तो ऐसी सिचुएशन लग ही नहीं रही थी। अब बेग साहब वजीर दाखिला आया, कहते हैं कि दस्ताने पहने हाथ जो हैं वो है, तो नाम तो खुल के नहीं लिया। ये कौन है वैसे दस्ताने पहने हाथ? खुल के नाम लेना चाहिए था। मैं तो जी उनकी किसी बात मतलब वो जो लॉजिक पेश करते हैं वो लॉजिक होती नहीं ग्राउंड पे, पता नहीं वो कहाँ से बातें सीख के आ जाते हैं। बजाय इसके कि आप उसको अपना फेलियर करार दें, पूछें कि ये लेटर और ये सारी चीज़ें आपने क्यों इशू की, इसके पीछे बताइए कौन सी थ्रेट थी, क्या सोर्सेज थे, लेटर उठा के इशू कर दिया, दोनों इवेंट्स को साथ जोड़ दिया, और उसके बाद आप बयानबाजी कर रहे हैं दस्ताने वाले हाथ आपको नज़र आ रहे हैं, दुनिया को नज़र नहीं आ रहे। अपना फेलियर को माने, मतलब फजूल गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए अवाम के सामने आके। और मैं ये समझता हूँ, ये मैं तो गवर्नमेंट को इसलिए ब्लेम नहीं करता कि ये हमारे मुल्क और रियासत की नाकामी की तरफ हम लोग गए हैं। हमें आने वाले दिनों में इसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। कितना और डेंट जो पड़ेगा हमारी, बेग साहब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, फॉरेन पॉलिसी है, कितने वो किस तरह totally के zero है। कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बेग साहब? बिल्कुल जीरो। और उसको तो चाहिए था कि इन चीज़ों को, मतलब आप बड़े बड़े बयान देते हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर आपकी कोई वर्किंग नहीं है, तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। ठीक है मोहसिन बेग साहब, आपसे इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज तारिक महमूद साहब और हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड ने जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से ये दौरा अधूरा छोड़कर गए, इस एडवेंचर का वैसे आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए, मैं एक तो इस बात की भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि क्रिकेट की वजह से इसको बहुत हाइप मिल गई है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अब पाकिस्तान फेस करेगा। और इस बात का इशारा हमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने जो अपनी प्रेजेंटेशन की थी कांग्रेस में, उसकी तरफ वहां से हमें मिल ही गया था। तो स्टेटस में आपको पता है कि अगर आप स्टेटस देखें पाकिस्तान की कंप्लायंस का, तो वो बेहतर है कई ममालिक से और बराबर है अमेरिका से।
ठीक। लेकिन उसके बावजूद हम फैटर्स की ग्रे लिस्ट में हैं। उसके बाद ये जो आपने इस वक्त सिचुएशन देखी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। शेख रशीद साहब ने उसकी तरफ इशारा भी कर दिया। देखिए कि क्वाड है एक चीज जिसमें इंडिया इस वक्त अमेरिका से और अपने क्वाड के अलायंस से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसमें जापान शामिल है और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है, उससे बहुत नाराज है। वो कहता है कि जी वेस्ट वर्ड तो आपने मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया अफगानिस्तान से, और ईस्ट वर्ड आप मेरे साथ इंगेज करना चाहते हैं, यानी ईस्ट एशिया में। तो चाहे वियतनाम हो या जो आपकी साउथ चाइना की स्ट्रैटेजी हो, वहां आप मुझे इंगेज करना चाहते हैं। साउथ एशिया में भी आप मुझे कहते हैं कि जी आपको हम चाइना के खिलाफ बरखिलाफ खड़ा कर रहे हैं, हम आपके स्ट्रैटेजिक अलायंस हैं, और आपने कन्वीनियंटली मुझे इरेज कर दिया। उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि आपने मिटा दिया हमें अफगानिस्तान से। तो मेरा ख्याल है दिस वाज लार्जली टू अपीज यूएस, इंडिया, जो बहुत अरसे तक एक पॉलिसी अपना रहा था, जो था कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट किया जाए और इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट। यानी आप ये कह रही है कि ये जो असरात है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है अफगानिस्तान के तनाजुर में, क्या हम इसको देखें उस लेंस से देखें? मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि इसको अफगानिस्तान के तनाजुर में देखना चाहिए, और मैं ये भी समझती हूँ कि इस किस्म के मजीद चैलेंजेस पाकिस्तान फेस करेगा, क्योंकि पहले तो कयास किया जाता था हम दूसरी सर्द जंग की तरफ जा रहे हैं, अब इसके मुकम्मल इशारे हमें मिलते हैं। अब आप देखिए ना, बाइडेन ने अपनी स्पीच में क्या कहा। बाइडेन ने अपनी स्पीच में कहा कि जो लोग हमारे बरखिलाफ हैं, यानी चाइना और रशिया, वो तो चाहते हैं हम अफगानिस्तान में फंसे रहें, लेकिन हम वहां से बाहर निकलेंगे। लेकिन उनकी बाहर निकलने के बावजूद ये मजबूरी है कि उन्हें पाकिस्तान और तालिबान से इंगेज करना पड़ रहा है। तो जाहिर है इंडिया को बहुत नागवार गुजर रहा है, तो वो ऐसी मेजर्स चाहता है जहां वो ये बावर करा सके अपने लोगों को भी, और खित्ते में भी एक मैसेज दे सके कि जी वी स्टिल कॉलिंग द शॉट। राइट, बिल्कुल। मैं तारिक महमूद साहब, इसी चीज को जो डॉक्टर साहब फरमा रही हैं कि इस तरह के चैलेंजेस आने वाले दिनों में हमें इसके लिए और तैयार रहना होगा। माजी में क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल होती रही है, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती रही है, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि क्रिकेट जो है ये दूर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। देखिए, माजी में जो हुई है वो तो बिल्कुल एक स्पेसिफिक दो कंट्रीज़ के दरमियान क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए, यानी आपका इशारा जब वो सियाचिन वाला मामला था ज़ियाउल हक साहब का, फिर उसके बाद भी मुशर्रफ साहब के टाइम के अंदर भी ये चीज़ें होती रही, और ये क्रिकेट चूँकि पॉपुलर गेम है तो उसकी वजह से हाइप भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि जी क्रिकेट की वजह से ये शायद ख़बर अगर कोई दूसरी होती तो इतनी ज़्यादा हाइप ना होती जितनी ये पाकिस्तान के अंदर वो हो गई है। तो अब जिस जानिब डॉक्टर साहिबा ने इशारा किया है वो मामलात हैं आलमी नौइयत के, और स्पेशली इस रीजन की जो बदलती हुई सूरत हाल है उसके। हम जब बहुत सारी चीज़ों की कामयाबी का क्रेडिट लेते हैं तो जहाँ जो चीज़ें वहाँ ख़राब होंगी या खामियां पैदा होंगी तो उसके जो असरात और जो छींटे हैं वो भी हमारे ऊपर आएंगे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ से हम अपनी टांग बाहर निकालना भी चाहें तो नहीं निकाल सकते हैं। अब यही हो रहा है। मिसाल के तौर पे तालिबान के हवाले से जहाँ बहुत सारी चीज़ों का हमने क्रेडिट लिया कि जी हमने बिठा दिया है, हमने हमारे कहने सुनने में ये हो गई, ये चीज़ें हो गई, वहाँ जो वो गलतियाँ करते जाएंगे, डबल गेम का इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इस पूरे रिसेंट सिनेरियो में डेवलप हुई हैं। मिसाल के तौर पे एक इशारा आपने देखा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनको लोगों को माफ़ किया जा सकता है अगर वो ये करें, पाकिस्तान के आइन को माने। जो मेरी इत्तला है और जो बताया गया कि कुछ 321 लोगों की फहरिस्त है जो हमने मुरतब की है, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। इन 321 लोगों के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता लोग किसी भी वजह से जो हो गए, कुछ हो गए, उनको हम माफ़ी देने के लिए और अपने ट्राइबल एरिया के अंदर 2-3 जगह जो हैं वो मुख्तस की जा रही हैं और उसके ऊपर सर्वे हो रहा है और काम हो रहा है, यानी उनको ला के जो है वो यहाँ पे बसाया जाए और किसी तरीके से उनको शामिल किया जाए। क्योंकि जब आप तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से बात करते हैं कि जी ये माने, वो कहते हैं जी आपने हमसे या हमने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया, इतना बड़ा दिल करके, बड़ी पजीराई हो रही है, चीज़ें हो रही है, तो आप अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करेंगे? माफ़ करेंगे। तो अब उसके नतीजे में हमारी सोसाइटी में भी रिएक्शन हो रहा है। बिलावल भुट्टो साहब का रिएक्शन देख लें, बाकी लोगों का कि जी ये लोग इस हिस्से में दहशतगर्दी में वाक़यात थे, अब कैसे माफ़ है। तो ये प्रॉब्लम्स है हमारे साथ। दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कुछ दिनों से अगर आप देखें कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो सूरत हाल थी तो वहाँ पे भी थोड़ी सी दरार नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ईरान की जानिब से तालिबान को कही गई थी इस पूरे सेटअप के अंदर, जो नहीं हुई उनकी, और जब वो नहीं हुई तो उसका मलबा भी पाकिस्तान के ऊपर आया कि देखें आपकी वजह से ये नहीं हो रहा। तो ये रोज बरोज हालात तब्दील होंगे, नई सिचुएशन डेवलप होगी, नए चैलेंजेस आएंगे, कहीं फायदा होगा, कहीं नुकसान होगा, कहीं हम फंसेंगे। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा कि इंडिया 300 बिलियन की आप कहते हैं सरमायाकारी है, तो मजीद 200-300 बिलियन की भी सरमायाकारी हो सकती है। बिल्कुल, मैं जरा मोहसिन बेग साहब, जो बात आपने डॉक्टर साहब की भी सुनी और हाफिज तारिक महमूद साहब ने भी जो एनालिसिस किया है, वजीर आजम साहब खुद ताजिकिस्तान के दौरे के ऊपर है और जहां जिन चैलेंजेस की या टीटीपी के अंदर माफी के हवाले से जो बात उन्होंने बताई है, वहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ताजिकिस्तान के दौरे के अंदर जाते हैं और तालिबान जो ताजिक, हजारा, उज़्बेक बरादरी की तालिबान हुकूमत में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ मुल्क के अंदर तो चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ हम उधर उनसे मुज़ाकरात करने की बात भी कर रहे हैं? फरीद साहब, अपना मुल्क तो संभल नहीं रहा, गवर्नेंस हो नहीं रही, भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं, आप अफगानिस्तान का क्रेडिट ले रहे हैं। हाफिज साहब ने कहा बहुत सी चीज़ों का हमने अफगानिस्तान की सिचुएशन में क्रेडिट लिया, तो नेचुरली जब आप सारी चीज़ों का क्रेडिट लेंगे तो डिसक्रेडिट भी आपके हिस्से में आएगा, वो मेरे और आपके हिस्से में नहीं आएगा। एज ए नेशन, एज ए कंट्री, यू शुड बी वेरी केयरफुल। और ये जितनी खुशी हमने तालिबान के आने की मनाई है, आप देखिएगा अभी ये जो 4-5 दिन पहले वजीरिस्तान पे अटैक हुआ, हमारे 7-8 सिक्योरिटी जवान मारे गए, ये किसने किया? टीटीपी ने किया। और ये जो मैं अभी सोशल मीडिया पे मुझे कोई भेज रहा था कि एहसान ने इनको भी थ्रेट किया था प्रीवियसली न्यूजीलैंड की टीम को, तो मकसद ये है कि आप पहले अपना घर इन ऑर्डर कर लीजिए, अपनी प्रायोरिटी रखिए पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए। बिल्कुल आप उनके, अच्छा वो मैं सुन रहा था किसी जगह एहसानुल्लाह, उनको जो उनके शाहीन साहब हैं स्पोक्स पर्सन अफगानिस्तान में, हाँ, वो ये भी कह रहे थे कि आप हमारे ब्याह पे स्टेटमेंट ना दें पाकिस्तान तो उनको उनके हाल पे रहने दीजिए। हमने जो करना था हमने किया, आगे भी करना चाहिए, नेबर कंट्री है, नेचुरली वहाँ एक स्टेबल कंट्री होना चाहिए। वहाँ अगर प्रॉब्लम आती है तो नेचुरली हमें भी आएंगे, लेकिन इतना बढ़ चढ़ कर कि जी उसको भी शामिल करें, उसको भी शामिल करें, उसको भी शामिल करें, नेचुरली अगर पाकिस्तान में कोई इस तरीके से इंटरफेयर करेगा तो हमें भी और हमारी गवर्नमेंट को और हमारी रियासत को अच्छा नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं कि सिक्योरिटी की, जो जिस तरह सब ने बात की, नेचुरली क्रिकेट जो है वो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट गेम है और बड़ा हाइप है उसका, और एक दम अगर ये हो जाए एज ए, तो उसका फेलियर आपने इंटरनेशनली भी देखना है कि कौन था। और ये फेलियर मतलब एक तो हमारी रियासत को, हमारे मुल्क को बहुत नुकसान हुआ इस दौरे के कैंसिल होने से। वो हमारे लिए देखिए ना, आइंदा भी कोई आने के लिए सोचेगा नहीं। तो मकसद ये है कि आपने ये सोचना है कि हमारा फेलियर कहाँ है, हम कहाँ इसको काउंटर नहीं कर पाए। एज ए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेट्स हैं या हमारी डिप्लोमेसी है, वो कहाँ नाकाम हुई, हमें इसको काउंटर करना चाहिए था। और अगर आप कहें कि जी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी और नाकामी है कि आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। तो इतने अदारे हैं हमारे माशाल्लाह इंटेलिजेंस के, तो अगर सोए हुए हैं या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर ही सारे लगे हुए हैं कि जी इसको पकड़, उसको पकड़, उसका बयान, तो जो नेशनल कॉज है, जो हमारे नेशनल इश्यूज हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान होना चाहिए था। और ये दौरा किसी सूरत, मैं ये समझता हूँ, देखें कैंसिल हो गया, वो चले गए, लेकिन इसके नताज बड़ी दूर तक जाएंगे और ये जो हमारे मुल्क को कॉस्ट करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और हाफिज तारिक महमूद साहब भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। नहीं, फरीद साहब एक बात सुन लीजिए, ये खाली क्रिकेट नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर, ये सारे सिचुएशन सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल देख के ही किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, इस किस्म के इश्यूज आते हैं, लड़ाई चल रही है अपोजिशन में, बयानबाजी, आप देखें एक बयान देता है, आधे घंटे बाद दूसरा बयान देने आ जाता है। मतलब इतने वेले हैं कि एक आधा घंटा भी इंतजार नहीं करते और ठक से बयानबाजी पे शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कोई इन्वेस्टर, और अब ये सिक्योरिटी की सूरत हाल, अगर क्रिकेट टीम भागी है तो इन्वेस्टर कौन सा आएगा जी? वो पागल है जो आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा और फिर थ्रेट भी लेगा। तो इसको हमारी गवर्नमेंट को बहुत सीरियस लेना चाहिए। ठीक है मोहसिन बेग साहब, इस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि जो बढ़ती हुई महंगाई है, मजीद टैक्सेस है, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, और जो बोझ मजीद और अवाम पर बढ़ाया जा रहा है, वो तमाम तरह चीजें क्या IMF के प्रेशर की वजह से तो नहीं है? ये वो चीजें जिसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, चैलेंजेस आपने बता दिए और आपने जो कार्ड है वो भी बताया कि कहाँ पे किसका क्या गठजोड़ है, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ जरा सा कि क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर, जैसे अभी मोहसिन बेग साहब कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, कि इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा, टीम यहाँ से चली गई, सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इन्वेस्टर जो है जब आएगा तभी आपके मुल्क में तरक्की भी होगी, आपकी इकॉनमी में मजीद बेहतरी आएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होंगी। IMF का कोई ऐसा प्रेशर है हमारे पास, आप देख रही हैं इस चीज को, जिसकी वजह से हम जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, बिजली के ऊपर मजीद टैक्सेस हैं, ये सब कुछ भी बढ़ा रहे हैं और आवाम पर बोझ बढ़ रहा है इससे? देखिए, इस बात में तो कोई इबाम नहीं है कि जब आपको वेस्टर्न वर्ल्ड, बिलखुसूस अमेरिका स्क्वीज करता है और आपको प्रेशराइज करता है, तो वो अपने इन तमाम आर्म्स को इस्तेमाल करता है, बशमूल वर्ल्ड बैंक, बशमूल IMF, बशमूल यूनाइटेड नेशन। ये वही पाकिस्तान है जिसकी प्रेस्टर अमेंडमेंट पाकिस्तान के लिए की गई थी और फिर प्रेस्टर अमेंडमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। ठीक, मेरे ख्याल है इस वक्त भी तकरीबन वही सूरत हाल है। और TTP ने ये कहा, TTP से हमने ये कहा था कि आप हमारा दस्तूर माने तो हम आपको कौमी धारे में लाने के लिए तैयार हैं, जिसका उन्होंने बहुत मनफी सख्त जवाब दिया और हमारी फौज की तरफ की फिंगर पॉइंटिंग की। जब आपको अब BBC और रॉयटर्स वगैरह कह रहे हैं कि हाँ ये जवाब आया है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया था कि इनको मेन धारे में लाया जाए, क्योंकि अब इनकी इंडियन सपोर्ट कट हो गई। और ये बात तो आप, हमारे पास टेंजिबल एविडेंस है ना कि उनकी इंडियन सपोर्ट कट हुई है, हमने डोसियर भी दिया है। अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर हमें इस बात की अब खुली इजाजत है कि हम उनके बरखिलाफ सख्त एक्शन ले सकते। और देखिए, पाकिस्तान वो वाहिद, हमें अच्छा लगता है कि हम अपनों को भी रेट करते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, जिसने अपने वसाइल से, अपनी कैपेसिटी से, अपनी अफवाद से वॉर एंड टेरर जीती और पाकिस्तान में से हर नो गो एरिया खत्म किया। हमने TTP को मजबूर किया कि वो जाके अफगानिस्तान में पनाह ले और इंडिया की सपोर्ट से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। तो वी curtailed them once, we can curtail them again। लेकिन हर जगह हाल यही होती है कि ऐसे अनासिर को आप विश्ववे नहीं कर सकते और सारी उम्र उनसे लड़ नहीं सकते। राइट, धारे में लाने की कोशिश करते हैं। मैं बस एक बात रईस और कहना चाहती हूँ, फिर आप जरूर, आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, जो हम तमाम बातें कर रहे हैं ना, ये हम पीस डील में बातें कर रहे हैं। बात ये है कि जो लार्जर पिक्चर है, वो लार्जर पिक्चर ये है कि दूसरी सर्द जंग शुरू हो गई है और उसका इशारा अमेरिका ने खुद दिया है। और पाकिस्तान अभी तक तो कनेक्टिविटी और बैलेंस की बात कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान को कैम्प पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़े। बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि दूसरी सर्द जंग जो है वो उसका आगाज हो चुका है या हो गई है, उसके में हो गया है। और वो सर्द जंग जो है वो सी लेन पे लड़ी जाएगी। और हेनरी किसिंजर, वो आर्किटेक्ट थे अमेरिका और चाइना में मफाहमत के, जिसने पाकिस्तान निक्सन के दौरान बहुत अहम किरदार अदा किया था, उन्होंने ये बात कही है अभी 2 महीने पहले कि ये दूसरी सर्द जंग पहली सर्द जंग से बहुत ज्यादा खतरनाक हो। राइट, मैं आइडियोलॉजी नहीं है, ये साइबर फ्रंट पे लड़ी जाएगी, टेक्नोलॉजी पे लड़ी जाएगी, इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ी जाएगी और फिर सी लेन पे भी लड़ी जाएगी। राइट, हाफिज तारिक महमूद साहब की तरफ मैं आता हूँ। हाफिज साहब, ये आपने जो बात सुनी यकीनी तौर के ऊपर बड़ी परेशान कुन और चैलेंजिंग सूरत हाल है, लेकिन एक तरफ जब यहाँ पे गवर्नमेंट अगर ये चीजें, जिन चीजों से निबरदाज में, अपोजिशन क्या कर रही है यहाँ पे? अपोजिशन का कहीं पे कोई रोल आपको नजर आता है? अपोजिशन बिल्कुल ही साइड पर बैठ गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो किसी भी मुल्क में होना चाहिए कि जी अपोजिशन का काम तो ठीक है, मुखालफत करना ये है, लेकिन कुछ कोर इशूज़ ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर कंसेंसस हो। वो फॉरेन पॉलिसी हो गई, आपकी इकॉनमी हो गई, नेशनल सिक्योरिटी हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अपोजिशन और गवर्नमेंट को एक पेज पे होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी बहुत सारी रीज़न है। उसमें सबसे बड़ी रीज़न खुद इमरान खान साहब का रवैया है। बड़े बड़े क्राइसिस के टाइम आए, इमरान खान साहब को जिस तरह से अपोजिशन को बिठाना चाहिए था, करना चाहिए था, वो नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या जो पॉलिटिकल जो उनकी क्लास है उनको नुकसान होगा। उस नुकसान को बचाने के लिए वो मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं। लेकिन अभी भी वक्त है
कि कम से कम जो ये नेशनल कोर एजेंडा है उसके ऊपर आप लोगों को साथ लें। कोई भी आदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, पीपल्स पार्टी का हो, नून का हो, पाकिस्तान पहले पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसमें फादर फिगर या बड़ा रोल इमरान खान साहब को अदा करना चाहिए था और अदा करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आज से पहले नहीं किया, आज के बाद जो है वो क्या होगा वो उनके ऊपर डिपेंड। तो दूसरी आपने IMF वाली बात की, एक मैं और आपको इत्तला देता चलूं कि हमारा 6th रिव्यू जो है IMF के साथ 29 से हमारी मीटिंग्स शुरू हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरीके से हमने उन्हें कहा था कि हम बिजली के प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे, और हम दीगर ज़राए से अपने रेवेन्यू जो कलेक्शन है उसको बढ़ाएंगे। ये हमारा नैरेटिव कितना बाय करता है IMF, क्या ये दबाव बढ़ेगा IMF की तरफ से? बिल्कुल मौजूदा बढ़ेगा, सूरत-ए-हाल में? बिल्कुल बढ़ेगा। और साथ साथ ये कि शौकत तरीन साहब नेक्स्ट मंथ अमेरिका जा रहे हैं, वाशिंगटन। हम अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं। हम IMF के अलावा जो है हमें IMF को मनाने के लिए और अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए अमेरिकन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम उधर भी काम कर रहे हैं। अच्छा। हम ऐसा नहीं है कि उनको हम छोड़ दें। तो 14 से कोई 16-17 के दरमियान शौकत तरीन साहब ने जाना है। बड़े क्रूशल डेज हैं, यानी 1 महीने, इसके अंदर बहुत डिसाइसिव IMF प्रेशर डालेगा। जाहिर सी बात है भाई, आप उनसे कर्जा ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो अपनी शराइत तो वो देंगे और माननी भी पड़ेगी। साहब, आप आइंदा आने वाले दिनों में क्या देख रही है? जो हाफिज तारिक महमूद साहब बात कर रहे हैं, IMF का प्रेशर है, आने वाले दिनों में इस प्रेशर की वजह से मजीद इकोनॉमिक फ्रंट जो है उस पर हमें और ज्यादा चैलेंजेस नजर आएंगे? देखिए, IMF का तो प्रेशर होता ही है, क्योंकि हमारी जब आप लोन लेते हैं और लोन को मिसयूज़ करते हैं और आप उस प्रोग्राम पे फुलफिल नहीं करते, तो नेचुरली उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा नहीं है। देखना ये है कि हमने IMF का प्रोग्राम लिया, या तो लेना नहीं चाहिए था, जैसे खान साहब कहते थे नहीं लूँगा, अगर मजबूरी है लिया है आपने तो फिर उसको फुलफिल भी कीजिए। आपने IMF प्रोग्राम से पहले जो पे लोड था वो सारा अवाम पे डाल दिया। जो कर्जा लेने से पहले जो शराइत होती हैं, जैसे बैंक कर्जा देने से पहले आपको कहते हैं ये चीज़ करके लाएं, तो असद उमर साहब ने तो वो कर दिया। उस वक्त डॉलर भी की भी रेट, यानी कि IMF के रहमो करम पे छोड़ दिया अवाम को। नहीं, 2 मिनी बजट अगर आपको याद हो, असद उमर साहब लेके आए थे। IMF ने कहा था कि ये काम आप लोन लेने से पहले करके लाएं, उन्होंने कर भी दिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये 4था-5वां हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, हाँ। इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं आ रही। आपने सब्सिडी सब चीजों पे खत्म कर दी हुई है, उसके बावजूद भी आपका सर्कुलर डेट 2 गुना बढ़ गया। लेकिन बेग साहब, यही तो फाइनेंस मिनिस्टर थे जो मिस- कहते थे कि पहले डील सही नहीं हुई है IMF के साथ, मैं ठीक से डील करवाऊंगा। मैं क्या कहूं जी आपको, आपके सामने ही है। दूसरी बात मैं आपको TTP के हवाले से कर दूं। आज लाल मस्जिद का इशू फिर चला, पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने TTP पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था, और जिस तरह वो रियासत को और रियासत के अदारों को थ्रेट कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ वो जो अटैक वजीरिस्तान में हुआ, ये साहब जो लाल मस्जिद वाले हैं फिर शुरू हो गए। तो हमारे सिक्योरिटी के इदारों को चाहिए इनको आईनी हाथों से लें, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने गलती की, ये नासूर फिर खड़ा हुआ। रियासत को जो शख्स चैलेंज करे, हमारे आइन को जो शख्स ना माने, मैं समझता हूँ उसकी इस सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। तो जैसे इनको आम माफी का ऐलान किया, अगर वो नहीं मानते तो मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ, अपनी सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी होनी चाहिए। और ये नहीं हो सकता कि एक शख्स उठे, ये इनके जहन में तालिबान, अफगानिस्तान वाले तालिबान की तर्ज पर ये आना चाहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता, और ना होना चाहिए, ना होने देना चाहिए, क्योंकि ये एक रियासत है, मुकम्मल रियासत, जिसमें कोई शख्स रियासत के अदारों को और रियासत के अदारों को और कौम को और रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता कलेशन को पकड़ के। फरीद साहब, मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि वजारत दाखिला की जानिब से लाल मस्जिद को अल्टीमेटम दे दिया गया है। अच्छा, ठीक है। और ऑफिशियली उनको कन्वे किया गया है कि अगर आपने ये झंडे नहीं उतारे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज उसकी इब्तिदा हुई है, कुछ पुलिस वाले गए। आइंदा चंद दिनों के अंदर उनको जो एक डेडलाइन दी है, अगर वो नहीं हुआ तो आप लाल मस्जिद के ऊपर जो है वो हुकूमती कार्रवाई देखेंगे। ये हो राइट, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज तारिक महमूद साहब। मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद बकाई साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।